गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है तो हम बहुत अच्छे से और बहुत आराम से हम इनके कुछ पॉइंट्स को, जैसे अगर यदि मैं उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, जैसे सबसे पहले अगर यदि मैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करूंगा आज, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूंगा, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं और किसका ज्यादा होगा किसका कम होता है। ठीक है, और वो तीनों के तीनों पॉइंट्स किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अगर यदि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हल्का सा मेंशन करूं, तो सबसे पहले आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स मेंशन किए हुए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम से जिंक तक जाते हैं, और जो कि एटॉमिक नंबर 21 to 30 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, मैं अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1,4s2। 3d1,4s2 होती है स्कैंडियम के लिए। मतलब मुझे एक चीज नजर आ रही है, d ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब d की बात करूं तो d में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 5। मतलब आप ये कह सकते हो, ऑर्बिटल्स भी कह सकते हो, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो सिंपली कि इसमें 5 डब्बे होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स को हमने डब्बे के नाम से इंडिकेट कर दिया, तो डी में 5 डब्बे होते हैं। हमने यहां पे 5 डब्बे बनाए। एस ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है, एस में एक डब्बा होता है, तो मैंने यहां पे एस ऑर्बिटल मेंशन किया, यहां पे डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैंने अपवर्ड स्पिन में इंडिकेट किया। मैं इसको देखो, मेरे पास में 2 टर्म्स आती है, एक तो ये वाला और एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जिसका फेस ऊपर की तरफ है, तो मैंने कह दिया इसको अपवर्ड स्पिन। ध्यान से समझना इस चीज को, अपवर्ड स्पिन। ठीक है, और जो ये डाउनवर्ड फेस करके बैठे इसको मैं बोल रहा हूं डाउनवर्ड स्पिन। मतलब अगर यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड स्पिन कर रहा है, स्पिन करने का मतलब है वो घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो वो अपवर्ड स्पिन, ये ऊपर की तरफ है, ये डाउनवर्ड स्पिन में है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं टाइटेनियम की बात करता हूं तो टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2,4s2। 3d2, तो d में 2 इलेक्ट्रॉन्स, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेनेडियम की बात करें तो 3d3,4s2। 3d3,4s2। क्रोमियम की बात करें, अब क्रोमियम को बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो हम सिंपल तरीके से मेंशन करते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d4,4s2। ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में अगर यदि मैं बात करूं क्रोमियम की, तो ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d4,4s2। ठीक है, लेकिन अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं समझूं कि भाई, क्योंकि हम तो हर किसी जगह पे स्टेबिलिटी को मेंशन करते हैं, और स्टेबिलिटी अगर यदि मेरे को देखनी है इन एलिमेंट्स के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर मुझे स्टेबिलिटी मेंशन करनी है, तो मुझे वहां पे कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं ये देख रहा हूं डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ध्यान से, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहां पे बनाया हुआ है। डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ध्यान से समझना इस चीज को। ये मैंने बनाया ग्राउंड स्टेट को लेके, ग्राउंड स्टेट को। यहां पे मैंने लिखा है 3d5,4s1। d5 क्यों लिखा मैंने? ताकि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए। कैसे स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि यहां पे d में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाता है तो ये हो जाता है स्टेबल। हाफ फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसका मतलब मैंने इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया, यहां पे भेज दिया, तो मैंने ये लिख दिया 3d5,4s2। ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें डिफरेंस करना समझ लेना। ठीक है, क्लियर है? चलो, उसके बाद अगर यदि मैं मैग्नीज की बात करूं तो 3d5,4s2। 3d5,4s2। आयरन के बारे में बात किया तो 3d6,4s2। डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद मैं कोबाल्ट की बात करता हूं तो कोबाल्ट में 3d7,4s2। 7,4s2। 8
2 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 10 और S1, मतलब कॉपर में भी हम छोटा सा एक्सेप्शन देखते हैं, और वो एक्सेप्शन ये कि 3D10, मतलब मैंने इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में लिखा है 3D10 4S1, और यहाँ पे मैंने लिखा है 3D9 4S2। बात क्लियर है? और जिंक में मैंने लास्ट में 3D10 4S2 लिख दिया। अब समझो, अब यहां से पॉइंट को समझना है। ये तो था मेरा कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से मैंने ऑर्बिटल्स को फुली फिल्ड किया है, ऑर्बिटल्स को किस तरीके से भरा है, उनके बारे में। ठीक है, अब यहां से आता है मेरा पहला पॉइंट जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये देखना आना चाहिए, मेरे पास दो टर्म्स आती है, कौन कौन सी? एक तो वर्ड होते हैं जिसको मैं बोलता हूं पैरामैग्नेटिक, एक वर्ड होते हैं जिसको मैं बोलता हूं पैरामैग्नेटिक, और दूसरा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया तो आप बहुत आराम से और बहुत आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट के लिए। ठीक है, समझना है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कोई भी एक अकेला भी ऑर्बिटल, कोई भी एक ऑर्बिटल ऐसा मिल जाए जिसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर यदि प्रेजेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड, आप ऐसा कह सकते हो, अगर यदि किसी भी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अनपेयर्ड का मतलब क्या हुआ? अनपेयर्ड का मतलब है अगर किसी भी ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, खाली अकेला। देखो ध्यान से, किस किस के अंदर प्रेजेंट है? सभी में प्रेजेंट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब हर जगह पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिंक को छोड़ के। जिंक में क्या सारे के सारे पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। बात क्लियर है? यहां पे सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर जिस किसी भी ऑर्बिटल में अगर अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। ठीक है, उसी के अलावा दूसरी कंपोनेंट की बात करें तो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक अगर यदि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा। उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने चाहिए। इसके अंदर क्या बोला मैंने? एक इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन भी, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, और ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब मुझे एक चीज तो पता चल गई कि यहां पे ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, मतलब सारे के सारे। ध्यान रखना, मैंने एस को नहीं बोला है, मैं इसको बोल रहा हूं डी ऑर्बिटल को, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बोल रहा हूं अनपेयर्ड, 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 अनपेयर्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहे हैं, सारे शो कर रहे हैं। एकदम क्लियर है? अब समझो, अगर यदि मैं यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट की बात करता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट हमें क्या इंडिकेट करता है? देखो, सबसे पहले तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट को देखने से पहले मैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं। छोटे सा पॉइंट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कहती है कि मुझे सबसे पहले जो मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन फिर भी एस ऑर्बिटल सबसे बाहर है, एस ऑर्बिटल सबसे बाहर होता है, न्यूक्लियस से डी ऑर्बिटल पहले होता है, मतलब 3D अंदर, और फिर उसके बाद 4s2 बाहर होता है, एस ऑर्बिटल बाहर होता है। एस ऑर्बिटल सबसे बाहर है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलने होंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? तो आप भी बता सकते हो भाई, अगर मान लो किसी भी चीज को मैं निकालना चाहता हूं, कहीं से भी मैं किसी को खींच के बाहर निकालना चाह रहा हूं, तो कौन पहले निकलेगा? जो सबसे बाहर की तरफ बैठा होगा, जो सबसे बाहर बैठा होगा। और बाहर कौन बैठे हैं? एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे। ठीक है, और जब ये बाहर गए तो इसका मतलब इसके अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकले ही निकलेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकलेंगे। क्लियर? तो एस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब मेरे पास ये हुआ कि भाई अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पार्टिसिपेट करेंगे।
बाहर निकलने में, और जब s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत आसानी से निकले ही निकलेंगे। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो भाई प्लस चार्ज तो आएगा ही आएगा, +2 +2 +2 +2 +2, यही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। सबसे पहले पॉइंट तो यही है भाई, +2 तो होगी ही होगी, हर किसी जगह पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश करेंगे, ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट होंगे, और एलिमिनेट होंगे तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 तक लेके जाएंगे। ठीक है, हर एलिमेंट में। अब इसको समझना है, अब इस पॉइंट को समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट। क्या? अगर यदि सभी के पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जितने भी एलिमेंट्स है डी के, जितने भी मैंने यहां एलिमेंट लिखे हैं, इन सभी के ऊपर मैंने m इंडिकेट कर दिया, सभी के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन उनकी ये बच जाएगी, ये बचेगी, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सामने लिखी हुई है डी, इसमें यहां पे, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो किसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हम सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट देखो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज √n × n+2, n × n+2। n का मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि भाई कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं, किसका? स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो मैं कहूंगा डी में अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, √1 × 1+2 दैट इज इक्वल्स टू √3। वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं टाइटेनियम की बात करता हूं तो टाइटेनियम का फॉर्मूला क्या हो गया? टाइटेनियम 2 पॉजिटिव दैट इज इक्वल्स टू √ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो हम कहेंगे 2, और 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू √8। यही आएगा। अब दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये तो ठीक है, हम इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऐसा भी तरीका है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल हम इनको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता चल ही गए, सभी में से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अगर यदि मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट को देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ देख रहा हूं, और जिसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D2, D3, D4 और D5, D1, D2, D3, D4, D5। ठीक है, मतलब जिसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और D में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट सीधा सा याद रखने की कोशिश करना, 1.75। क्या बोला है? 1.75। उसके बाद 1.2, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो 2.80 समथिंग, इतना 2.8, या फिर आप इसको डायरेक्ट वैल्यू याद रखना चाहते हो तो 1.7, 2.8, फिर उसके बाद 3.9, 4.9, 5.9। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट वैल्यू से याद रख सकते हैं। D1 दैट इज 1.5, 1.75, 2.8, 3.9, 4.9, 5.9। ठीक है, डायरेक्टली इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और उसके बाद, क्योंकि ये तो मेरे पास में D5 तक हुआ है, अब देखो उसके बाद 6 में चलो, आयरन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो 4, तो D6 एग्जैक्ट इसका ही सेम वैल्यू देगा। D6 है वो एग्जैक्ट D4 की वैल्यू देगा। D7 है वो इसकी वैल्यू देगा, क्योंकि देखो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो यहां पे काम आएगा। अगर यदि मैं बात करूंगा D8 की, तो D8 यहां पे काम देगा, और D9 की बात करते हैं तो वो यहां पे वैल्यू देगा। ये हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्ट वैल्यू देख के लिखने को मेंशन करना आना चाहिए।
बात क्लियर है? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा काम है। अगर यदि आपको कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है किसी भी एलिमेंट के लिए, जब वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बोला है मैंने, तो उस टाइम पे आपको सीधी ये वैल्यू पुट करनी है, कह देना ये आंसर होगा। क्लियर है? कोई कैलकुलेशन नहीं कर रही है, सिंपल एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें मैंने बोला 1.75, 2.8, 3.9, 4.9, 5.9, वैल्यू पुट आंसर। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है? चलो, तो ये था हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे चेक करनी है, कौन से एलिमेंट्स कितने आसानी से। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है जो भी एलिमेंट जितनी आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है। तो हमने एक चीज तो देख ही ली है भाई, +2 तो होगी होगी, हर एलिमेंट के +2 तो होगी होगी। +2 क्यों होगी? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट थे वो तो बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकल गए। अब बचे कितने हैं उनको चेक करते हैं। देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन d में बचे हैं, ये बाहर निकलेगा तो कितने हो गए? 3। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये निकाल सकता है, निकल गया। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे आएगी। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो पहले ही निकल चुके हैं, 1 और 2 और बचे हैं, 1 और 2 और बचे हैं, तो इनको भी वो बाहर निकालेंगे। तो यहां पे बच गए कितने? 2 तो थी, 3 और 4। +2 तो है ही, +3 +4, ध्यान से समझना इसको, +4। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्रोमियम, वेनेडियम में। वेनेडियम में +2 तो होगी होगी, लेकिन +3 भी, +4 भी, +5 भी, सारी वैल्यूज हो सकती है। 1 2 3 5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जा सकती है, वेरी कर सकती है। अगर मैं मैग्नीज की बात कर, क्रोमियम की बात करता हूं, तो क्रोमियम की कितनी होगी? +2 +3 +4 +5 +6, सारी वैल्यूज इनकी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैग्नीज में। तो मैग्नीज में 2 तो है ही है, लेकिन उसके अलावा 1 2 3 4 5, मतलब +3 +4 +5 +6 एंड +7, 7 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है। अब देखो ध्यान से, यहां से समझना है आपको, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला एलिमेंट है वो मैग्नीज है। मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकती है, +7 मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अब क्यों होता है? क्योंकि देखो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बचेगा, और हाफ फील्ड बचेगा तो इसने s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उसके बाद इसने देखा कि तो फुल हाफ फील्ड है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक वेरी कर सकती है, लेकिन +2 से +7 तक जा सकती है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो +6 तक वेरी करेगी, +6। अब यहां से घटना शुरू हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से यहां पे तो इस तरीके से इंक्रीज करती है, फिर उसके बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, उसी सेम ट्रेंड में जैसा हमारे पास में पीछे चला आया है। +2 +3 +4 +5 +6, उसके बाद में +5 तक, उसके बाद में +4 तक, उसके बाद +3 तक, और उसके बाद +2 तक ही होगी। अब एक बात को ध्यान से समझना है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ये शो कर सकते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे। बात को नोट कर लेना इस चीज़ को। क्लियर है? एकदम क्लियर है? चलो, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखो, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट कितना कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कह सकते हैं कि कौन आसानी से पिघल जाएगा। देखो, सबसे पहले अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ में, तो वो कंपैरिजन हम कर रहे हैं S ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में। S ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर देखें तो उनकी कंपैरिजन में तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ज्यादा होता है। S ब्लॉक के एलिमेंट से बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। अब उनका रीजन सुनना,
सबसे पहला रीजन तो ये है, अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करूं तो इनके पास में डी ऑर्बिटल है। पहला पॉइंट तो ये है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं बहुत ज्यादा। कोवेलेंट बॉन्ड देखो कैसे, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट अपना शेयर करे और एक एलिमेंट किसी दूसरे से ले और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बीच में, तो मेरे पास स्कैंडियम, देखो स्कैंडियम कितने बॉन्ड बनाएगा, जब हम यहां पे बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बना सकता है, 3 एलिमेंट्स बना सकता है, सॉरी 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो मेरे पास में इनके अंदर कोवेलेंसी एक्सटेंड कर जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा होगी तो जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनते चले जाएंगे उतना ही इनमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनने की टेंडेंसी आएगी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो जाएगी कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को आसानी से डिक्रीज ना होने दें। ऑब्वियस सी बात है, वो इतने आसानी से मेल्ट नहीं होंगे, और मेल्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब है यहां से यहां पे जितने, आप सिंपल से एक कॉन्सेप्ट अगर यदि इस पे अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट में हमने देखा पैरामैग्नेटिक नेचर, क्या देखा हमने, पैरामैग्नेटिक नेचर। आपको सिंपल एक काम देखना है, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से समझना इस चीज को, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। बस सिंपल काम, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैं यहां पे ये लिखता हूं हायर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हायर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट, मोर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा एज कंपेयर टू टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब यहां पे सुनना है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रोमियम का होता है। क्यों होता है, ध्यान से समझना। जब मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंने जब इस एलिमेंट के लिए देखा तो इसके अंदर ये होता है, और अगर यदि मैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन खिसक के यहां आ जाएगा, और इसके जगह पे अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। क्रोमियम में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं क्रोमियम में, और जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं दैट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 1 2, यहां पे कितने 2, यहां पे कितने 3, यहां पे कितने 6, यहां पे 5 है, मैग्नीज में 5 है। तो क्रोमियम के अंदर मैग्नीज से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। और जब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर यदि इसी कॉन्सेप्ट को लगाएं और नीचे आ जाए तो जिंक के अंदर तो बहुत ही कम, या मैं ये कह सकता हूं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड होते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत लो होना चाहिए, और होता भी है। ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, क्या होते हैं ये सॉफ्ट मेटल्स। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा दैट मीन्स ये बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस किए, कौन कौन से। इसीलिए अगर यदि मैं आपसे सिंपल बात करूं, जिंक के नीचे कैडमियम और मरकरी आता है, तो मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों होता है वो, इसका रीजन यही है क्योंकि वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और सॉफ्ट होते होते वो लास्ट में एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, सॉलिड में तो मिलेगा ही नहीं। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया। तो ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हमने सिंपली डिस्कस किया, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड होते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।